नमस्कार। आज हम भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की उन धाराओं पर बात करने वाले हैं जिन्हें अक्सर सबसे सूखा माना जाता है। बिल्कुल, धारा 1 से 52A तक। हाँ, लेकिन असल में ये तो पूरे क्रिमिनल लॉ का आप कह सकते हैं सोर्स कोड है। वो बुनियाद जिस पर हत्या से लेकर धोखाधड़ी तक के हर अपराध की इमारत खड़ी है। सोर्स कोड ये अच्छा शब्द है, क्योंकि इन शुरुआती धाराओं को लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, लेकिन यही वो नियम है जो तय करते हैं कि कानून का दायरा कहाँ तक है, इसके खिलाड़ी कौन है और खेल के नियम क्या हैं। सही बात है। इन्हें समझे बिना आप आईपीसी की कहानी को समझ ही नहीं सकते। तो चलिए इसी सोर्स कोड को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये कानून कहाँ और किस पर लागू होता है। धारा 1 से 4 इसी सवाल का जवाब देती हैं। धारा 1 तो सीधी सी बात कहती है। इस कानून का नाम इंडियन पीनल कोड है और ये पूरे भारत में लागू होता है। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं, ये बस कानून को उसका नाम और पता देती है। लेकिन असली कहानी धारा 2 से शुरू होती है। हाँ, धारा 2 कहती है कि भारत की सीमाओं के अंदर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी हो, या विदेशी, अगर कोई अपराध करता है तो उसे आईपीसी के तहत ही सजा मिलेगी। मतलब हमारे घर में हमारे नियम, बात खत्म। बिल्कुल। और ये एक बहुत बड़ा आइडिया है। इसे टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कहते हैं। ये देश की संप्रभुता का ऐलान है। अच्छा। ये कहता है कि अगर आप भारत की जमीन पर हैं, तो भारत का कानून चलेगा, चाहे आपका पासपोर्ट किसी भी देश का हो। ठीक है, ये तो समझ आता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या होगा अगर कोई भारतीय नागरिक भारत के बाहर कोई अपराध करे? मान लीजिए कोई भारतीय लंदन में किसी दूसरे भारतीय के साथ धोखाधड़ी करता है, क्या भारतीय कानून वहां तक पहुंच सकता है? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब धारा 3 और 4 में है। और जवाब है हाँ, बिल्कुल पहुंच सकता है। अच्छा। इसे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कहते हैं। अगर कोई भारतीय नागरिक दुनिया में कहीं भी कोई ऐसा काम करता है जो भारत में अपराध माना जाता है, तो उस पर यहाँ मुकदमा चल सकता है? हाँ, उस पर भारत में मुकदमा चलाया जा सकता है, जैसे उसने वो अपराध यहीं किया हो। मतलब कानून की पहुंच देश की सीमाओं से भी आगे है। हाँ, और सिर्फ नागरिकों के लिए ही नहीं। धारा 4 एक और दिलचस्प बात कहती है। क्या? भारत में रजिस्टर्ड किसी भी जहाज या हवाई जहाज पर, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर कोई अपराध होता है तो उस पर भी आईपीसी लागू होगा। अरे वाह! वो जहाज या विमान कानून की नजर में भारत की तैरती हुई या उड़ती हुई जमीन का एक टुकड़ा है। ठीक है, तो हमें कानून का दायरा तो समझ आ गया, लेकिन कानून सिर्फ दायरों का खेल नहीं है, ये शब्दों का खेल है। सही बात है। और आईपीसी की अपनी एक डिक्शनरी है। धारा 5 से 52A तक यही परिभाषाएं हैं। अगर हम इन्हें एक-एक करके पढ़ेंगे तो शायद सो जाएंगे। और ये जरूरी भी है कि हम इन्हें थीम के हिसाब से देखें, क्योंकि अगर आप इन धाराओं को एक लाइन से पढ़ेंगे तो ये सिर्फ शब्दों का एक जाल लगेंगे। सही। इन्हें ग्रुप्स में देखने पर ही इनकी असली ताकत समझ आती है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन परिभाषाओं की जो कौन का जवाब देती हैं। मतलब कानून की नजर में एक्टर कौन है। जैसे धारा 8 और 10 लिंग, पुरुष और स्त्री को परिभाषित करती हैं। दिलचस्प बात यह है कि धारा 8 कहती है कि जहां भी पुरुष या ही शब्द का इस्तेमाल हुआ है, उसमें महिला या शी भी शामिल है। ये उस समय के हिसाब से काफी, आप कह सकती हैं, प्रगतिशील सोच थी। बिल्कुल। कानून को लिखने वालों ने इसे लिंग तटस्थ बनाने की कोशिश की, ताकि हर प्रावधान दोनों लिंगों पर समान रूप से लागू हो। लेकिन यहाँ एक परिभाषा है जो मुझे हमेशा से चौंकाती है। धारा 11 जो व्यक्ति यानी पर्सन को परिभाषित करती है। पर्सन की परिभाषा, हाँ। इसमें सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि कोई कंपनी, एसोसिएशन या लोगों का समूह भी शामिल है। एक मिनट, ये बात मुझे हमेशा से थोड़ी अजीब लगी है। क्या? कानून एक कंपनी को व्यक्ति तो मान लेता है, पर एक कंपनी का अपना मन या इरादा कैसे हो सकता है? अपराध के लिए तो मेंस रिया यानी आपराधिक इरादा चाहिए ना। एक बेजान कंपनी का इरादा कैसे हो सकता है? ये आईपीसी के सबसे शक्तिशाली और दूरदर्शी विचारों में से एक है। आपका सवाल बिल्कुल सही है, और इसी पर दशकों तक बहस चली है। अच्छा। लेकिन अदालतों ने ये स्थापित किया है कि कंपनी उन लोगों के दिमाग से चलती है जो उसे चलाते हैं, जैसे डायरेक्टर्स और मैनेजर्स। अगर वे कंपनी के नाम पर कोई आपराधिक काम करते हैं तो कंपनी को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसके बिना भोपाल गैस त्रासदी जैसी घटनाओं में यूनियन कार्बाइड जैसी एक पूरी कॉरपोरेशन को कटघरे में खड़ा करना नामुमकिन होता। लगभग नामुमकिन होता।
वो हमेशा कह सकते थे कि गलती तो किसी एक कर्मचारी की थी, कंपनी की नहीं। ये धारा उस कॉर्पोरेट पर्दे को हटा देती है। ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। तो हमने व्यक्ति को समझ लिया। अब आते हैं उन शब्दों पर जो अपराध के पीछे की सोच या इरादे को परिभाषित करते हैं। इरादा, बिल्कुल क्योंकि अपराध सिर्फ एक काम नहीं है, उसके पीछे की नीयत भी उतनी ही जरूरी है। बिल्कुल। क्रिमिनल लॉ में इरादा सब कुछ है और आईपीसी से बहुत सावधानी से परिभाषित करता है, जैसे धारा 24 बेईमानी और धारा 25 कपटपूर्वक। डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली। हाँ, ये सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है इनमें? देखिए, बेईमानी का सीधा मतलब है किसी को गैर कानूनी तरीके से फायदा पहुंचाने या नुकसान पहुंचाने का इरादा रखना। इसका फोकस लाभ या हानि पर है। ठीक है। वहीं कपटपूर्वक का मतलब है धोखा देने के इरादे से काम करना। यहाँ फोकस धोखे पर है। एक ही काम बेईमानी से किया जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो कपटपूर्वक भी हो। ये बारीक सा अंतर किसी केस का नतीजा बदल सकता है। बिल्कुल। इसी इरादे और चीजों से जुड़ी एक और धारा है जो आज थोड़ी पुरानी लगती है, धारा 27। ये कहती है कि पत्नी क्लर्क या नौकर के कब्जे में रखी संपत्ति मालिक के ही कब्जे में मानी जाएगी। क्या ये आज के समय में एक थोड़ा पितृसत्तात्मक नियम नहीं लगता? हाँ, इसकी भाषा निश्चित रूप से उस दौर की है जब इसे लिखा गया था। वही। इसका उद्देश्य उन स्थितियों से निपटना था जहां कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर संपत्ति का कब्जा किसी और को देकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करता है। आज के संदर्भ में अदालतें इसे व्यापक रूप से देखती हैं, लेकिन हाँ, इसकी शब्दावली पर बहस होती है। ये दिखाता है कि कानून कैसे अपने समय का आईना होता है। बिल्कुल। लेकिन कानून बदलता भी है। जैसे धारा 29 दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट को परिभाषित करती है, पर तकनीक के आने के बाद धारा 29A को जोड़ना पड़ा। हाँ, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात करती है। एग्जैक्टली। और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बदलाव था। इसके बिना आज के डिजिटल युग में ईमेल, व्हाट्सएप चैट, सर्वर लॉग्स, कुछ भी सबूत नहीं होता। हाँ, किसी भी डिजिटल फाइल को कानूनी सबूत के तौर पर इस्तेमाल करना लगभग असंभव होता। ये दिखाता है कि कानून एक जीवित दस्तावेज है जो तकनीक और समाज के साथ सांस लेता है। ठीक है, तो हमने कानून के शब्दों को समझ लिया, लेकिन अपराध तो कार्यों से होता है और अक्सर अकेले नहीं बल्कि ग्रुप में। यहीं पर आईपीसी का एक सबसे चर्चित और जटिल हिस्सा आता है। जब कई लोग एक साथ अपराध में शामिल हों तो जिम्मेदारी कैसे तय होगी? हाँ, और यहाँ धारा 34 और 35 सबसे महत्वपूर्ण है। ये क्रिमिनल लॉ के वो हिस्से हैं जिन पर अदालतों में सबसे ज्यादा बहस होती है। सबसे ज्यादा? हाँ। धारा 34 साझा इरादे यानी कॉमन इंटेंशन की बात करती है। इसका मतलब है कि अगर कई लोग मिलकर एक साझा योजना के तहत कोई अपराध करते हैं तो उस समूह का हर व्यक्ति उस अपराध के लिए उतना ही जिम्मेदार माना जाएगा, जैसे उसने अकेले ही वो काम किया हो। हाँ। इसका क्लासिक उदाहरण है बैंक लूट में गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर। बिल्कुल। वो बैंक के अंदर नहीं गया, लेकिन अगर उसका इरादा साझा था तो वो भी लूट के लिए उतना ही दोषी है। बिल्कुल। यहाँ साझा इरादा साबित करना सबसे अहम है, और ये इरादा मौके पर भी बन सकता है। इसके लिए पहले से बनी कोई विस्तृत योजना जरूरी नहीं है। अच्छा। अभियोजन पक्ष को यह दिखाना होता है कि सभी आरोपियों के मन में एक ही आपराधिक लक्ष्य को लेकर सहमति थी, चाहे वो पल भर के लिए ही क्यों न बनी हो। लेकिन फिर धारा 35 है जो समान इरादे या ज्ञान की बात करती है। ये धारा 34 से कैसे अलग है? मान लीजिए 2 लोग एक घर में चोरी करने जाते हैं। उनका साझा इरादा सिर्फ चोरी करना है। अंदर घर का मालिक एक को पकड़ लेता है और दूसरा चोर घबराहट में उसे गोली मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। यहाँ क्या होगा? ये एक बेहतरीन उदाहरण है जो दोनों धाराओं के फर्क को साफ करता है। बताइए। धारा 34 के तहत अगर अभियोजन पक्ष ये साबित कर दे कि हत्या भी उनके साझा इरादे का हिस्सा थी या उस योजना का संभावित परिणाम थी, तो दोनों पर हत्या का आरोप लगेगा। दोनों पर। लेकिन अगर पहला चोर ये साबित कर सके कि उसका इरादा सिर्फ चोरी का था और उसे नहीं पता था कि दूसरे के पास बंदूक है या वो हत्या कर सकता है, तो यहाँ धारा 35 काम में आएगी। तब क्या होगा?
तब दूसरे चोर पर हत्या का आरोप लगेगा और पहले वाले पर सिर्फ चोरी का। अच्छा, तो धारा 34 समूह की जिम्मेदारी की बात करती है, जबकि धारा 35 हर व्यक्ति की व्यक्तिगत जिम्मेदारी उसके अपने ज्ञान और इरादे के आधार पर तय करती है। ये फर्क तो बहुत बड़ा है। इसी में एक और आइडिया है कार्य और अवैध चूक का। धारा 32 और 33 कहती हैं कि कार्य में चूक भी शामिल है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई ऐसा काम ना करना जो करने के लिए आप कानूनी तौर पर बाध्य थे, वो भी एक अपराध हो सकता है। कुछ ना करना भी अपराध है। हाँ, ये एक बहुत शक्तिशाली सिद्धांत है। उदाहरण के लिए, अगर कोई जेलर जानबूझकर किसी कैदी को खाना नहीं देता जिससे उसकी मौत हो जाती है, तो ये हत्या मानी जाएगी। पर उसने तो कुछ किया ही नहीं। उसने सीधे तौर पर कुछ किया नहीं, लेकिन उसने खाना देने के अपने कानूनी कर्तव्य से चूक की और ये चूक एक आपराधिक कार्य बन गई। तो चुप रहना या कुछ ना करना भी जुर्म हो सकता है। हम अपनी इस चर्चा के आखिरी हिस्से में आ गए हैं, जहां कुछ और जरूरी परिभाषाएं हैं। इनमें से एक है धारा 44, जो क्षति यानी इंजरी को परिभाषित करती है, और इसकी परिभाषा बहुत बहुत वसी है। हाँ, ये सिर्फ शारीरिक चोट तक सीमित नहीं है। कानून कहता है कि क्षति का मतलब शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को अवैध रूप से पहुंचाया गया कोई भी नुकसान है। मन और प्रतिष्ठा भी? हाँ, सोचिए, 1860 में कानून लिखने वालों ने ये मान लिया था कि नुकसान सिर्फ शारीरिक नहीं होता। आज के दौर में तो ये और भी ज्यादा प्रासंगिक। बिल्कुल। प्रतिष्ठा को क्षति मानहानि के कानूनों का आधार है। मन को क्षति मानसिक उत्पीड़न और क्रूरता से जुड़े मामलों का आधार है। साइबर बुलिंग भी इसी में आएगी फिर तो। बिल्कुल। आज के डिजिटल युग में साइबर बुलिंग के जरिए किसी के मन और प्रतिष्ठा को जो नुकसान पहुंचाया जाता है, वो धारा 44 की इसी व्यापक परिभाषा के दायरे में आता है। और अंत में एक और महत्वपूर्ण शब्द, धारा 52, सद्भावपूर्वक यानी गुड फेथ। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है अच्छी नीयत से किया गया काम। क्या ये इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। कानून यहाँ एक बहुत ऊंचा मानक तय करता है। कैसा मानक? सद्भावपूर्वक का मतलब सिर्फ अच्छी नीयत रखना नहीं है, बल्कि उचित सावधानी और ध्यान यानी ड्यू केयर एंड अटेंशन के साथ काम करना है। अच्छा। अक्सर लोग सोचते हैं गुड फेथ का मतलब है मेरी नीयत तो अच्छी थी, लेकिन कानून कहता है सिर्फ अच्छी नीयत काफी नहीं है। क्या आपने अपना होमवर्क किया था? मतलब लापरवाही को अच्छी नीयत का पर्दा नहीं पहनाया जा सकता। एकदम सही। ये नीयत और लापरवाही के बीच की महीन रेखा है। ये परिभाषा कई मामलों में एक महत्वपूर्ण बचाव का काम करती है, खासकर लोक सेवकों और डॉक्टरों के लिए। लेकिन उन्हें ये साबित करना होता है कि उन्होंने न सिर्फ लापरवाही नहीं की, बल्कि उस स्थिति में एक समझदार व्यक्ति की तरह पूरी सावधानी और ध्यान से काम किया था। तो आज हमने देखा कि आईपीसी की ये शुरुआती धाराएं सिर्फ सूखी परिभाषाएं नहीं हैं। ये वो औजार हैं जो तय करते हैं कि कानून का राज कहाँ तक है, ये कंपनी को कब अपराधी माना जा सकता है, और एक ग्रुप में किए गए अपराध के लिए कौन कितना जिम्मेदार है। बिल्कुल। और ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ शब्दकोश की परिभाषाएं नहीं हैं। ये वो युद्ध के मैदान है जहां कानूनी दलीलें लड़ी जाती हैं और किसी के निर्दोष या दोषी होने का फैसला होता है। सही बात है। एक दस्तावेज, एक क्षति या एक साझा इरादे को कैसे परिभाषित और साबित किया जाता है, इसका असल दुनिया में किसी की जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। और इस चर्चा के अंत में एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि कैसे कानून ने तकनीक के साथ कदम मिलाते हुए दस्तावेज की परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को जोड़ा। हाँ, समय के साथ अब जिस तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक्स जैसी तकनीकें विकसित हो रही हैं, उसे देखते हुए आने वाले 10-20 सालों में कानून को और किन नई परिभाषाओं की जरूरत पड़ सकती है? बहुत ही जरूरी सवाल है। जब कोई एआई अपराध में शामिल हो तो कार्य या व्यक्ति का क्या मतलब होगा? और जब एक डीपफेक वीडियो किसी की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाए तो अपराधी कौन होगा? उसे बनाने वाला, उसे फैलाने वाला, या वो एल्गोरिदम जिसने उसे संभव बनाया?